अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज सवाल हम पूछेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, कि तीसरी बार उसका फ़ैसला क्यों मुअख्खर हो गया। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि 17 जनवरी को फ़ैसले की नई तारीख मुकर्रर की गई है और 17 जनवरी को ही इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुलाया गया है। और फिर एक सवाल ये बनता है कि 9 मई के केसेस के हवाले से बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज़ किया गया कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगस्त 2023 में तरमीम की गई और इस तरमीम का इत्तलाक वो मई के मुकदमात के ऊपर कैसे माजी में कर दिया गया, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली तोशाखाना केस में किया था कि रूल्स जो हैं वो को 2022-23 में उसकी तरमीम की गई और इतलाक़ उनका जो है वो 2020-21 के केसेस के ऊपर किया गया। इसी किस्म का सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और फिर पीटीआई के और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से भी पीटीआई ने स्पीकर नेशनल असम्बली को रिक्वेस्ट किया है कि तीसरी नशिस्त का एहतमाम किया जाए और अगर उसमें कमीशन कायम ना हुआ तो फिर चौथी नशिस्त नहीं होगी। ये वो सवालात या मौज़ूआत हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हाफिज़ एहसान खोकर साहब हमारे साथ हैं और इसमें हम बेशतर लीगल इशू आज भी जिनसे हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, एक सवाल कि फ़ैसला फिर मौखर हुआ तीसरी बार और वजह बताई गई कि जी के अडयाला जेल में दोनों मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं हुए, बार बार बुलाया गया। इमरान खान तो अडयाला जेल में ही कैद हैं, बुशा बीबी बाहर थी। दूसरे फरीक का मौक़िफ़ यह है कि हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था और अदालत 8:30 बजे बैठ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक बड़ा हाई प्रोफाइल एक केस है जिसके अंदर दोनों एस्पेक्ट्स हैं, जिसका लीगल एस्पेक्ट भी है, जिसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। और ये चंद उन केसेस में से एक केस है कि जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड के अंदर है, चाहे वो कैबिनेट रिलेटेड रिकॉर्ड है या NCA का मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स और एक सेटलमेंट है, और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह वो पैसा आया और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाया। और फिर रेसिप्रोकल जो है वो आपका अलकादर ट्रस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, जेलम के अंदर ज़मीन थी, और फिर बाद के अंदर जब ये सारा प्रोसेस जो है वो 3 दिसंबर को हुआ तो फिर ये एक ट्रस्ट बना। बट ये मेरिट्स वाली बात है, मेरा ख्याल है जो बहुत दफ़ा की जा रही। बुनियादी तौर पर मैं समझता ये हूँ कि जब 18 दिसंबर को ये फ़ैसला आया था तो उस वक्त रिज़र्व हुआ था, तो जज साहब के लिए मुनासिब था कि वो छुट्टियों की बात करते। आज उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है कि एक दिन मैं छुट्टी पे था और 6 को मैं ट्रेनिंग पे था। बट अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से देखा जाए तो क्रिमिनल ट्रायल का जब भी एक प्रोसेस है जो हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 का मौजूद है, उसके अंदर सेक्शन 366 है और वो ये कहता है कि जब भी आपने अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट करनी है क्रिमिनल मैटर्स के अंदर तो आपने ओपन कोर्ट के अंदर करनी है और प्रेजेंस ऑफ एक्यूज के अंदर करनी है। और उसके अंदर एक ऑप्शन तो मौजूद है कि अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं है तो जज अनाउंस कर सकता है। और ये किया गया अगस्त 5 को और फरवरी 3 को इद्दत केस। और वो देखने के हुआ ये है कि अभी इस केस के अंदर 3 कैटेगरी, एक वो हैं जो बिल्कुल ही अब्सकॉन्डर्स है जो मुल्क से बाहर हैं, एक वो हैं जो जेल कस्टडी के अंदर है, और तीसरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो हैं वो बेल के ऊपर हैं। अब जब पहली दफ़ा सुनाया गया तो एक ह्यू एंड क्राई आई कि देखें जी ये तो सज़ा ही नहीं हो सकती अगर मुलज़म मौजूद ना हो, और इसके अंदर ये है कि ये लॉ है और ये लॉ इसके अंदर। और आज भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि जज ने एक मुनासिब एक ऑर्डर किया है कि जिसके अंदर उसने उसकी लॉ के अंदर परमिशन तो है उस चीज़ के अंदर कि वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कर सकते हैं, और अगर वो एक डेट दी गई और अगर अगली डेट पे नहीं आते और वो समझते हैं कि ये एक इंटेंशनल अवॉइडेंस है तो वो अनाउंस कर देंगे। तो 6-7 दिन का एक मैटर है, लेकिन अगर ये सिर्फ इस बुनियाद पे फैसला कर दिया जाता और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस निकलता तो दोनों साइड कह सकती थी कि जी ये किस तरह मुमकिन है। लेकिन आज ना एक्यूज्ड है ना उनके लॉयर्स हैं, उन्हें पता है इस चीज़ का। वो बाहर थे ना, वो कहते हैं हमें 11 बजे का टाइम दिया। वो मतलब उनका ये कहना नहीं उनका नहीं, वो चेंज है उसके अंदर आई है। ये किस तरह मुमकिन है कि 8:30 बजे का एक टाइम है या 9 बजे अदालत में बैठ जाना है और आप ये कहें कि 11 बजे है। और फिर ये है कि PTI की पूरी लीडरशिप जो है वो जेल के बाहर बैठी हुई है और पहले स्टैंस ये है कि एक्यूज के बगैर सज़ा नहीं हो सकती, और जब वो आ गया है तो अब कहते हैं उसे सज़ा को सुना देना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है इसका जो पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ जो जोड़ा जाता है, क्योंकि इमरान खान सियासतदान है और हर सियासतदान के केसेस जो भी हो उनको सियासत से ज़रूर जोड़ा जाता है, और इसको इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, जो बात की जाती है डील की है इस किस्म की कि जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं ताख़ीर हो रही है तो फैसले में भी ताख़ीर हो रही है। एक ये इंप्रेशन है। दूसरा ये इंप्रेशन है कि जी कि हाई कोर्ट में जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाए जाने और फिर इनकी अपील
ताकि अपने मर्जी के लगाए जजेस के पास ले जाएं ताकि इस फैसले को वहाँ पे बरकरार रखा जा सके? नहीं नहीं खालिद भाई, एक तो ये है कि बिल्कुल हमारे मुल्क के अंदर एक कॉन्स्पिरेसीज होती हैं और उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात की जाती है। अगर आप पहले का एक देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका पॉलिटिकल डायलॉग से कोई ताल्लुक है, चूँकि PTI बताते खुद कह चुकी है कि इसका फैसला आए, हमारा पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और वो पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस अनएंडेड नहीं है। 31 जनवरी है, उसमें एक्सटेंडेड भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल नहीं। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि अभी जुडिशल कमीशन की मीटिंग होनी है, फिर उसके बाद ये है कि वो सारा एक प्रोसेस आएगा, फिर ओथ आएगा, फिर किस तरह जाएगी। और हमेशा जो है वो जब भी कोई DB बनती है नैब की या किसी और, तो उसके अंदर एक सीनियर मोस्ट जज जो है उसके अंदर होता है और दूसरा जो है उसके अंदर एक जूनियर जज आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन वो क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो कोई सियासतदान मौका नहीं देने जाते। कि ये रियासत अली आज़ाद साहब ने ज्वाइन किया, हमें ज़रा उनको भी ले लेते हैं। रियासत साहब, ये बताएं कि तीसरी बार फैसला जो है कि मौखर किया गया है और दो मुतज़ाद आरा हैं। एक है जी कि 11 बजे का टाइम हमें दिया गया जो एक्यूज़्ड पार्टी है और अदालत सुबह 8:30-9 बजे बैठ गई और एक मुलजिम तो अडयाला जेल में कस्टडी में ही थे, एक बाहर थी जो 11 बजे के करीब पहुंची की कोई टाइम कहती जी हमें 11 बजे बताया गया। तो ये जो इसको सियासी मामलात के साथ, मुज़ाकरात के साथ, डील के साथ जोड़ा जा रहा है, ये वो है या वाकई कोई टेक्निकल इशू था? ठीक है, छुट्टियाँ आ गई, जज साहब नहीं थे अवेलेबल, तो अब फैसला तैयार है, लेकिन ये मामला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, मेरे से हर शख्स को 1000 मरतबा इख्तलाफ करने का हक हासिल है, लेकिन मैं अपनी नाक़िस राय देते हुए बहुत मेंटली क्लियर होकर गुफ्तगू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अंधे शख्स को भी नजर आ रहा है कि इसमें एडजमेंट क्यों हो रही है। यार, कोई अजीब इत्तेफाक है कि जब इसका ट्रायल हो रहा है, रातों को शातें हो रही, एडजमेंट 1 घंटे की नहीं हो रही, तो उस केस की इतनी मरतबा एडजर्न होना, इसमें कौन सी छुपी और कौन सी रॉकेट साइंस है जो लोगों को नहीं समझ आती या हमें नहीं समझ आती। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं है। इसको डायलॉग के साथ जोड़ा जा रहा है और डायलॉग के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि अगर तो डायलॉग हो जाते हैं कामयाब तो इसमें इमरान खान को बरी कर दिया जाएगा और अगर नहीं होते तो खान को इस केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। इसमें तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अदलिया क्या, मैं समझता हूं कि उसका ये काम है कि वो सियासी डायलॉग का इंतजार करे, वो केसेस को सियासी डायलॉग के साथ जोड़े। इससे अदलिया की साख खराब होती है और मैं इस चीज के खिलाफ हूं। फैसला आपने लिखवा दिया है, आप उसको प्रोनाउंस करें। आपने तो देखा कि जो इमरान खान के कितने केसेस उसमें कैसे जजमेंट्स आई, ये आपको सारा खालिद जमील साहब बिल्कुल अजबर है और रोजे रोशन की तरह यहाँ है। ये है कि जब ट्रायल होता है फौजदारी तो सारी एविडेंस लिखी जाती है और साथ साथ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो जो रीडर होता है ना, वो साथ साथ स्टेनो रीडर जो है वो उर्दू में लिख रहा था और स्टेनो इंग्लिश में उसको टाइप कर रहा होता है। तो एविडेंस आपने ऑपरेटिव पार्ट देना है उसमें, तो कोई ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल आई एम क्लियर। तो आप ये समझते हैं आजाद साहब, ये साथ जोड़ा हुआ है, ये छुट्टियां थी, जज साहब कोर्स पे थे, ये चीज़ तो समझ में आती है। क्या आप समझते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं या जो सियासत करते हैं वो जो बात कर रहे हैं, उससे तो ये तासुर मिलता है कि जो बैरूनी इंटरफेरेंस का एलिमेंट जो बार बार कहा जाता है और हमेशा रहा पाकिस्तान की माजी में भी, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? आपके ख्याल में ये इंप्रेशन ठीक है? बैरूनी दबाव अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी जी, कि अगर देखे ना, देखो, अगर आप जज हो या मैं जज हूं तो हम तो लिखा फैसला दे देना है ना, हम क्यों नहीं दे रहे सियासी असर के तहत? अदलिया को किसी भी वक्त आप इंटरफेरेंस को ओवर रूल नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं क्लियर हूं इसमें, और कोई इसमें वो कोई कबात वाली बात नहीं, जो हक और सच की बात है। ये बिल्कुल इंटरफेरेंस आज भी है और 26वीं तरमीम ने तो इस अदलिया का जनाजा निकाल दिया है। इस अदलिया के पल्ले आप वो क्या पंजाबी में कहते ना, एक टके दी एक कोड़े दी कोड़ी दी केड़ी है ना, वो नहीं बाकी उनकी आजादी छोड़ी। आजादी खत्म होगी, आजादी का जनाजा निकल गया है। अब इस अदलिया को आप डिफंक कहें, इसको रिडंडेंट कहें, इसको आप कहें कि
बिल्कुल बेबस है, तो इसमें कोई दूसरी बात या कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। जरा हाफिज साहब, ये हुस्न इत्तफाक है कि एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ फैसले में ताख़ीर, और दूसरी तरफ जो हुकूमत के ऊपर ये डिमांड आ रही थी अपोजिशन की जी कि आप कुछ CBMs करें और एटलीस्ट उन लोगों को जो पार्लियामेंटेरियन जेल के अंदर हैं उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। और चेयरमैन सेनेट साहब ने आज इजाज़ चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए हैं। गालबन एक दफ़ा पहले भी हुए थे लेकिन उस वक्त प्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो अब ख्याल किया जा रहा है कि कल का उन्होंने ऑर्डर दिया है तो मुमकिन है आ जाएँ। तो चीज़ें तो दिखाई देती हैं कि शायद पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कुछ तो मामला है। अच्छा, एक तो ये है खालिद साहब कि अगर जज जो है वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस को न कंसीडर करे, यानी कि वो मौजूद ना हो तो सज़ा दे, तो जज फिर भी जो है उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और अगर आज जज ने वो मौका दिया है तो फिर ये कहा जा रहा है कि उसने मौका क्यों दिया है, और अगर उसने मौका दिया है तो वो कानून के मुताबिक दिया है कि जज जो है जब इंसाफ कर रहा होता है तो उसने कॉपीज़ डिलीवर करनी होती है, जो सेक्शन 371 के अंदर है। अब जो अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे, उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली आएगी तो मैं जाऊंगा, यानी कि मेरी वाइफ आएगी तो क्या उनको उठा के जो है वो आगे ले आते और फिर एक नया सिलसिला बन जाता कि देखें जी ज़बरदस्ती लेके आए उन चीज़ों को। तो अगर जज ने एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है या एक इस एब्सेंस को जो है वो उन्होंने कहा है कि चलिए अगली डेट के अंदर आ जाएं, तो वो हो जाएगा। और उस पर मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी जजमेंट मैंने लिख ली है, और ताकि एक ये भी चीज़ रह गई कि पता नहीं अभी लिखनी थी या क्या करना था। दूसरा उसके अंदर ये है कि आपने एक सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट, जो है अब 17 की डेट है, 17 तक तो नहीं है, PTI की डेडलाइन जो है वो है 31 जनवरी तक। इसका मतलब ये है कि 17 के अंदर जजमेंट अब आएगी, अगर वो एक्यूज प्रेजेंट हैं तब भी आएगी, नहीं प्रेजेंट है तब भी आएगी, ताकि एक्सक्यूज खत्म हो। फैसल चौधरी साहब एक सेकंड, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली बात, यूसुफ रज़ा गिलानी आपको याद होगा कि जब स्पीकर नेशनल असम्बली भी थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर जो था, उन्होंने शेख रशीद का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो बड़ी मुखालफत के बाद जारी किया। तो मेरा ख्याल है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उस पर्सनैलिटी के अंदर की है, और एक अच्छी चीज़ की है कि अगर उन्होंने किया है कि जितनी देर तक लॉ इजाज़त देता है तो वो उसके अंदर हो जाएगा। फैसल चौधरी साहब, आप वकील हैं इन केसेस में इमरान खान साहब के, और ज़रा आज बताएं ना कि वो आपको टाइम 11 का दिया गया था, 9 बजे का दिया गया था, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? खालिद साहब, हमें तो टाइम 11 बजे का ही दिया गया था जज साहब की तरफ से, और ये 1.5 साल से जो है ना जी ये मामला जी ये सर अपना 11 बजे ही चलती है। अच्छा, अडयाला में जो है वो 11 बजे होती है हियरिंग। ये जो आज जुडिशल कंस्टेंट का मुजाहरा किया जा रहा है खालिद जमील साहब, जी जी, ये इमरान खान के बाकी केसेस में कहा गया था, ये फौत हो गया था। जब पहले ये सारी चीजें कि इमरान खान को उठा के ले जाए, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जैसे उठाया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से उठाया गया था, तो हमने तो कहा था कि ये अदलिया पे हमला है, और अदलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म भी दिया था। सब कह रहे हैं अगर एक पहले गलती हो गई थी तो दोबारा गलती नहीं, की जाती। आप ये करवाना चाह रहे हैं ना, आप ये कहें नहीं आजाद साहब, आज अगर आज वो फैसला सुना देते तो सबसे पहला आर्गूमेंट यही आना था कि देखे जी एक्यूज की अदम मौजूदगी के अंदर सजा दी और सजा गलत है जी, और ये आइन और कानून के खिलाफ है, ये जज को क्या जल्दी आ गई कि उसने फैसला कर दिया। तो अगर जज ने बेचारे ने कह दिया कि 7 दिन के बाद मैं फैसला कर दूंगा, या तो एक्यूज बाद में चला जाता है ना 11 बजे के बजे, मैं आ गया हूं, आपने क्यों नहीं कहा मैं रास्ते में था, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी या किसी जगह रोक लिया, 11 बजे तो पहुंच गई थी, वो जो अंदर था उसको तो मेरे ख्याल है नहीं, अंदर वाला कह रहा है कि मेरी फैमिली आएगी तो मैं जाऊंगा ना उस चीज के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो कानूनी आईनी मामला चल रहे हैं और सियासत उसके साथ जुड़ी हुई है, और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, PTI के वकील हैं, हाफिज हसन खोकर साहब, और रियासत आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी। हमें जरा ये भी बता दें कि 9 मई के केसेस में भी आज बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन लिए गए, और ये कहा गया कि जो तरमीम अगस्त 2023 में हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के अंदर, उसका इतलाक मई के केसेस 2023 में कैसे माजी में कैसे कर दिया, और यही तोशाखाना 2 में अपने केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और मैंने इस केस की हियरिंग भी सुनी है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जो केस वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस वाला रेफरेंस देते हैं, और जो APS वाले केसेस की बात करते हैं, वो बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन उसके अंदर ये मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके अंदर एक सनसेट क्लास मौजूद थी, जिस वक्त
उसकी एक लिमिट थी कि ये जहां पे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने खालिद जमील साहब इस चीज को देखा कि वो केसेस मिलिट्री ट्रायल हुए, लेकिन उसके जो डेफिशिएंसीज थी, जो लेकुनास थे, जो डेंट एंड डाउट थे, क्या वो जब रिट में चैलेंज हुए, यानी अपील एग्जॉस्ट होने के बाद जब पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, वो तो तमाम के तमाम केसेस सेट साइड हो गए। तो उसका फायदा क्या हुआ? मैं मिलिट्री ट्रायल होने के खिलाफ नहीं हूं, मेरा क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन का। जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर आते हैं उनके ट्रायल हूं, और जिन्होंने मिलिट्री के ऊपर अटैक किए हैं अगर वो मुलजम है तो उनको सजाएं हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप क्यों मिलिट्री ट्रायल में ले जाके आजाद साहब का जी, हाफिज साहब, यही सवाल आपसे है कि हम चाहे इलेक्शन एक्ट को हम देख लें, चाहे हम ये मिलिट्री एक्ट की बात कर लें, चाहे हम तोशाखाना रूल्स कर लें, कि इतलाक सबका माजी पे किया गया। नहीं, खालिद भाई इसके अंदर बड़ा क्लियर है। एक ये है कि जिस ऑब्जर्वेशन की तरफ आज इशारा की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है जो है 2023 के अंदर आया, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो आपका 1967 से इस कानून का हिस्सा है। उन्हें वो कहते हैं जो तरमीम की नहीं, गई उसका इतलाक। देखे ना कि वो तरमीम का इतलाक तो तब बात उसके अंदर आएगी कि जब उसके ऊपर अमेंडेड सेक्शन लगा हो। जब आपका 2D1 या 2D12 या सेक्शन 59(4) है, वो तो तब सिचुएशन आएगी कि जब आपने अमेंडेड का इशू ही नहीं है। और दूसरा इस चीज के अंदर है कि बार बार सनसेट, अगर सनसेट क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई थी तो अदालत सिंपल ये कह देती ना अक्टूबर के अंदर के जी जब सनसेट क्लॉज खत्म हो गई है तो मिलिट्री कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती अगेंस्ट सिविलियन जो है। क्यों जरूरत पेश आ गई कि 1967 के लॉज जो हैं उनको आपने कहा कि अल्ट्रा वायरस हैं, हालांकि वो इंट्रा वायरस ही। और तीसरी, खालिद साहब, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 52 साल से एक स्टैंडिंग कर रही है, 1875 लोगों को ट्रायल किया है, 180 पीटीआई के अंदर है, और जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया जिस जजमेंट के अंदर है, उस जजमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आई कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला किया। और पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जो था वो एक एक्सट्रीम फैसला था कि अगर आप ये बताएं कि अगर 21वीं आईनी तरमीम आए और टेररिस्ट को मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करें, आप फिर भी नहीं उन्हें छोड़ते, और अगर उनके अलावा लोगों को करें जो 1967, आप फिर भी उनको नहीं मानते, तो फिर चाहते क्या हैं आप? या तो यह है कि लॉ खत्म कर दें, इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल लॉ नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया है कि अगर 52 साल से एक स्टैंडिंग थी और अगर वो चाह रहे थे तो कहते भाई साहब आप जाएं, नीचे जाके आपकी अपीलें आएंगी, हम देखेंगे आपके साथ ड्यू प्रोसेस हुआ है या नहीं है। और वो ड्यू प्रोसेस क्या है? आज तक तो कभी फेयरनेस पे बात नहीं आई। अगर एक टेररिस्ट का अटैक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर ठीक नहीं है तो क्या उसको उसी करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा जो है लॉ को, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को स्पेस देनी चाहिए। और मेरी राय या आपकी राय उस हद तक है जब तक अदालत या पार्लियामेंट फैसला नहीं करती। अब फैसला कर लिया है तो मेरा ख्याल ये सारे जवाब जो हैं आपको 52 साल की जजमेंट्स में अवेलेबल हैं। फैसल साहब, वो आपका मामला एक तो आपसे भी डिस्कस करेंगे कि अडाला जेल हुआ क्या, आपको कहा क्या गया, बताया क्या गया और हुआ क्या, ये बता दें, और फिर हम 9 मई के वाले से आ जाते हैं आप पे। अडाला जेल में आज हमें 11 बजे का एज यूजुअल टाइम बताया गया था कल के जी वो कोर्ट का अमला जो है खालिद यूसुफ के साथ हमारा एक टीम मेंबर है जूनियर, उनको हमने कहा है कि वो उनके साथ राब्ते में होते तो उन्होंने हमें इत्तला दी कि जी कल 11 बजे सुबह जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। आज वहाँ पे एक ATC का भी केस था, आर्य बाजार की एक FIR है, उसमें भी था। तो हमने अकॉर्डिंगली जो है वो आज सुबह मुझे मेरे एसोसिएट से बताया कि ATC पिंडी में तो तारीख हो गई है 15। तो हम वहाँ पे कोई 10:30 से पहले 10 मिनट यूजुअल जस्ट पे हम जाते हैं, तो हम वहाँ पे चले गए और जाके हम अब जब मैं वहाँ पे जेल के दरवाजे पे पहुंचा तो जज साहब की गाड़ी बाहर निकल गई थी। तो उसके बाद पीछे से जो है वो मैंने पूछा सलमान कमरा ऐसा मिले मुझे, तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो तो जज साहब ने एडजर्न कर दिया सुना और चले गए। तो हमारे वकला वहाँ पे मौजूद थे, उनको अभी अंदर नहीं जाने दिया गया और इमरान खान साहब को कहा गया जी कि वो तो उसमें तरीकाकार ये होता है खालिद साहब के पहले वकील पहुंचते, वकीलों के और फैमिली और मीडिया, और इमरान खान साहब सबसे आखिर में लाए जाते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन है या जो भी है वो 11:30 के करीब
अदालत स्टार्ट होती है। रोजाना का मतलब हमारा ये कुछ 1.5 साल से ये अरेंजमेंट है। ठीक है। तो आज जो है जज साहब ने कहा जी कि वो एक 2 केसेस में वैसे एक था इद्दत केस और दूसरा केस तोशा खाना जो था, उसमें एब्सेंस में सजाएं दी गई थी और जो 371 की जो स्टेटमेंट और कॉपी देनी होती है वो तो वकीलों के थ्रू भी दे देते हैं। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब ने इस फैसले में खालिद साहब अब रह के गया, जो फैसला 3 बार रेफर हो जाए, ये तो एक पोलिटिसाइज मुकदमा है, पोलिटिसाइज फैसला है। ये आपने एक तलवार लटकाई हुई है कि ठीक है जी अगर आप मानेंगे हमारी बात तो ये फैसला आप हम बरियत का देंगे, नहीं तो कानून हो या ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये तासुर है कि अदलिया के ऊपर अभी भी एग्जेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसीज का बैरूनी दबाव है। जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त भी लिखा था, वो सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं मामला कहाँ चला गया, उसके ऊपर दोबारा कोई ना कोई आवाज़ आ रही है ना बात हो रही है, वो अभी भी इसका मतलब एग्जिस्ट करता है? फिर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है जी। आप देखें सरगोदा के जो एंटी टेररिज्म के जज हैं उनकी कोर्ट में क्या हुआ, और हाई कोर्ट लाहौर ने उसके ऊपर पर्दापोशी कर दी। ये जो टीसी पिंडी के जज थे वो क्योंकि किसी की बात नहीं मानते थे, वो वकला की भी एक्सेस होती थी, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो एक तीनों एजेंसीज के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी पुलिस या उनके ऊपर और FIA के ऊपर या दूसरी जो एजेंसीज है उनके ऊपर भी दबाव है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज जो गवर्नमेंट का सरकारी इदारा है जो कि प्रोसिक्यूशन का हुकूमत के स्टेट के नीचे होती है, और एडजुडिकेटिंग एजेंसीज जो अदालतें हैं, तीनों के ऊपर प्रेशर है। और यही हमारा मुतालबा है कि आप ये प्रेशर हटाएं और हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। फेयर ट्रायल हमारा हक है। आप जो ये दबाव डाल के फैसले करा रहे हैं, जो कि पहले भी 4 दफा आपने इमरान खान साहब के और बुशा बीबी के खिलाफ कराए, वो पहले से वो सस्टेन नहीं हो सके ऊपर वाली कोर्टों में, या वो कॉश हो चुके हैं या वो सस्पेंडेड है। सही। अच्छा ये बताएं, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि 17 जनवरी को भी ये तारीख मुकर्रर की गई है, 17 भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और उसमें जजेस की तकर्री होनी है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, कि जी के फैसले वही मर्जी के जजेस के पास चले जाएं। उस तरह की कोई मामलात आपको दिखाई देते हैं? देखिए सर, जो भी जज होंगे, जज नए जजेस के पास तो इतना इम्पोर्टेंट मुकदमा नॉर्मली लगता नहीं है। वो तो ज़ाहिर है सीनियर जजेस के पास होगा। अगर कोई इस किस्म के जजेस हुए जो हम समझते हैं कि वो हमारे मुखालिफ हैं या उनका तासब है या बुग़्ज़ है, तो ज़ाहिर है हमारे पे पूरा राइट है, हम उसको उनको प्रोसीड तो नहीं करने देंगे, हम उन पर ऑब्जेक्शन लेंगे। और मेरे ख्याल में कोई भी कच्चा जज जो अपने ऊपर प्रोसीडिंग्स में तो नहीं ये चाहेगा कि उनके खिलाफ फौरन जो है, अगर कोई इस सिलसिले में कोई जज साहब अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम उनमें करेंगे और हम उनमें ये फैसले इमरान खान के खिलाफ देके अपनी नौकरियां पक्की कर देंगे, तो वो तो भूल में हो सकेगा। बहुत शुक्रिया वो फैसल तो हम चौधरी नहीं साहब, करेंगे, बहुत करने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। और ये बातें इस वक्त जो अदालतों में चल रहे हैं सियासी केसेस, उस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की पाकिस्तान की कुछ जो इस वक्त कानूनी आइनी मामलात चल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा सियासत के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस बड़े दरपेश हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। और बिलखसूस जब हुकूमत अपोजिशन के मुज़ाकरात का कुछ तातुल पैदा हुआ था, लेकिन जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्होंने अब 16 जनवरी को 11:30 बजे इजलास बुला लिया है हुकूमत और अपोजिशन का, और ये उम्मीद की जा रही है कि मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे। एक तो ये मामला कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए, और फिर जो दीगर चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए एक जो नेशनल अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये ज़रा बताएं कि आप कितने पुरुमीद हैं कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तनाव की सियासी हालत है कि PTI गवर्नमेंट में कोई मुज़ाकरात नाम की चीज़ नहीं थी, और दोनों तरफ से बड़ी आप कह लें कि सियासी महाज के ऊपर तोपें धाने खुले हुए थे। अब ये मामला शुरू हुए हैं, तत्ल हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ रहा है। तो आप उम्मीद रखते हैं कि इससे हौसला अफजा नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के सियासी माशी मामला कुछ आगे बढ़ेंगे? या देखें, मेरे ख्याल है ये तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि हौसला अफजा किस्म के इसके नताइज हों, लेकिन इसके लिए रवैयों में तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। आप ये देखें कि तहरीके इंसाफ का जो रवैया है ना, अनफॉर्चुनेटली वो अनडेमोक्रेटिक है।
आप ये देखें कि जब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे से इनकी गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी जो इनके एलाइज थे वो हट गए बिकॉज ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो ये हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं थे। हत्ता कि रात के 12 बजे तक फिर वो प्रिजन वैन आई और रात को अदालतें खुली और उनको पता लगा था यहाँ कड़ियां लगेंगी, तो फिर इन्होंने किया। और उसके बाद फिर दूसरों को मानने से मुनकर हो गए और फिर ये कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको हम नहीं एक्सेप्ट करते। फिर ये फिर इन्होंने फिर हम जुलूस लेके आएंगे, हम घेराव करेंगे, हम ये करेंगे, हम सिविल नाफरमानी हो जाएगी, हम अटैक हुए, 9 मई हुआ, सब कुछ आपने देखा कि सब कुछ आजमाने के बाद बैरूनी नैरेटिव चले, वहां से IMF के ऊपर दबाव डाला, वहां से करारदादें मंजूर की, तो सब कुछ जब ठुस हो गया है तो इवन देन हुकूमत ये चाहती है और हुकूमत को ये करना भी चाहिए कि वेलकम करती है कि मुज़ाकरात हो। और ये एक खुशाइन तब्दीली है इनके रवैये में तहरीक इंसाफ के कि वो रेडी हैं मुज़ाकरात करने में। तो अभी इसकी डेट अगर 16 तारीख रखी 11:30 बजे, तो वी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये तब भी मुस्बत नतीजे निकलेंगे जब इनके अंदर गुड सेंस प्रिवेल होगा कि इलेक्शन हो गए हैं, उस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपने एक हुकूमत भी ली है, आपने ओथ भी ली है, आपके MNA सेनेटर्स तनख्वाहें भी ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में, स्पीकर के, आप सब में शामिल रहे हैं। तो अभी इस सिस्टम को अल्लाह का करम है ये चल पड़ा है, इकोनॉमी भी, सफारती सतह पे भी, इसको चलने दें और बैठ के आप अपनी पॉलिटिक्स करें पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर और आगे मेहनत करें और लोगों को उम्मीद दिलाएं कि आपका जो विजन है वो क्या है और आपका जो अपना मंशूर है वो किस तरह हाईलाइट होगा, आपने माजी में क्या किया, कि खैबर पख्तूनख्वा से क्या कौन से अच्छे पॉइंट हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस करें कि आइंदा वोट आपको दे और अल्लाह करे कि हम इस तरह आगे चलते जाएं। तो मेरे ख्याल में ये है सियासी निचोड़। ये अगर जिदबाजी पे चला कि मैं हूं और या कुछ भी नहीं है तो फिर इससे तो मुल्क चलेगा। लेकिन अभी भी जो एक दो मामलात हैं, अभी भी जो एक दो मामलात हैं कि उनका नुक्ता नज़र ये है कि एक तो जो पिछले 1.5 साल से बहुत से केसेस के अंदर अभी चालान भी या तफ्तीश भी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन लोग जेलों में हैं और एक केस से अगर ज़मानत होती है तो दूसरा नया बन जाता है कि उनको अदालतों के ऊपर दबाव निकाल दें और अदालतें जो फैसले करती हैं उन्हें करने दिया जाए, दबाव ख़त्म किया जाए। एक उनका ये, दूसरा वो 26 नवंबर और 9 मई में कमीशन की, हुकूमत का अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका एक अपना है। तो वो कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना लें, वो जिसको जिम्मेदार करार देता है उसको सजा दे दें। तो अगर ये ना हुआ तो कहते हैं हम इस मुज़ाकरात से भी उठ जाएंगे। तो फिर आप समझते हैं कि फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, जो तो जुडिशल कमीशन की बात है ना, इसका तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इसका रैशनल दें कि अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मैं एक लेमैन के तौर पे ये समझता हूं कि देखिए, जुडिशल कमीशन बनते हैं ना तो ये एस्टैब्लिश होता है कि किसका कितना कसूर है, कौन कसूरवार है, और उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं। वो कन्विक्ट किसी को नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अगली स्टेज होती है कि केसेस अदालतों में जाते हैं और फिर ऑनरेबल जजेस और कोर्ट्स उसका फैसला करती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पहली बात तो हो चुकी है। अभी तो एक स्टेप आगे हम चले गए हैं और अदालतों के अंदर केसेस पहुंच गए हैं, कन्विक्शंस हो गई हैं। तो अभी जुडिशियल कमीशन क्या कहेगा आके, क्या वो अदालतों को ओवर रूल करेगा जुडिशियल कमीशन? तो इसलिए वो तो बात बनती नहीं है। और बाकी जो है इनके आपस में जो बाकी उनके मुतालबात हैं उसके ऊपर भी अदालतों में केसेस हैं, वो केसेस चलने चाहिए और उसमें इंसाफ होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो अभी ये कहते हैं ना अदालतों पे प्रेशर करते हैं, देखिए साकिब निसार साहब की अदालत पे, खोसा साहब की अदालत पे, बंदयाल साहब की अदालत पे किस किस का प्रेशर था जब वो वन साइडेड चीजें, वो गुड टू सी यू वाली स्टोरी आपको पता है, और भी वो कहते थे ये तो माफिया है, ये तो पता नहीं डॉन्स हैं और इनको तो ये कर दे। ये कभी किसी अदालत में इस तरह के इल्जामात और इस तरह का वैनम सामने लाया? वो प्रेशर था उस वक्त और उन्होंने गलत फैसले भी किए। अभी तो अदालतें आजाद हैं। आप देखें जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हफीज साहब, इस पे किसी का कोई एतराज नहीं।
और वो अपनी मंशा से फैसले करेंगे और बाकी भी अदलिया अपने फैसले करेगी। लेकिन अभी भी जो और एक तासुर करनी भी पाया चाहिए। जाता है मलिक साहब, ये तासुर ये पाया जाता है, और ये तासुर इसलिए इसको ज़्यादा तकवीत मिली कि हाई कोर्ट के जजेस ने और फिर तमाम की तमाम चारों पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ने जो अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी, उन्होंने कहा था कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस का दबाव है और सियासी केसेस के अंदर ख़ास तौर के ऊपर वो इन्फ्लुएंस डालते हैं, जिसके बाद ये परसेप्शन बना कि अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। और अभी ये जो केसेस लिए जाते हैं, कहते हैं जी कि जनाब एक तरफ मुज़ाकरात लिंगर ऑन हो रहे हैं तो फैसले भी मौखर हो रहे हैं, फैसले नहीं दिए जा रहे, इनको भी जोड़ा जाता है उनकी चीज़ों के साथ। देखिए, जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह, उनको ये लिख के तो एक एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं तो आप उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं और आप उनको हाल अप करें। मेरा मतलब है, ये क्या बात हुई कि आप अदालत तो सियासत नहीं कर सकती ना। यानी आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपके ऊपर ये है, आपको जो अप्रोच करता है वो करता है, उसको हाल अप करें, हम फिर देखेंगे, पूरी कौम सामने देखेगी कि क्या है। तो इसलिए मेरे ख्याल के अंदर कुछ जजेस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस भी थे, कुछ की ट्राई होनी थी, कुछ ने पहले रिजाइन कर दिया, कुछ का बाद में आने वाला था, कुछ वो फैक्टर्स भी शुरू होंगे। लेकिन अगर उनको किसी तरीके से भी कहीं से भी कोई प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का है, पॉलिटिकल लोगों का है, तो लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अदालत के आगे जाएं। अदालत उनका नाम ले और कहे ये वाकया हुआ और उसका आगे उनकी अपनी उनकी अथॉरिटी है, उनको दे कैन टेक देम टू टास्क। लेकिन ये अभी नाइदर हियर नॉर देयर। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं कि कल इजलास है तो उनको लाया जाए। एक ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अपोजिशन जो दबाव डाल रही है कि हमारे लोगों के साथ पार्लियामेंटेरियन जो है कि उनको भी प्रोडक्शन आर्डर नहीं होते। माजी में भी इनके एक दफ़ा हुआ था लेकिन शायद प्रोड्यूस किया नहीं गया था। आप समझते हैं कि इदारों को एटलीस्ट इतने बड़े फोरम को रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं और शाबाश आपके चेयरमैन सेनेट, उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर किया। हर किसी का प्रोडक्शन आर्डर होना चाहिए जो कानून में इजाजत है और उसके मुताबिक आए वो पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनको अलाउड है तो उन लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्वाइट एग्री करता हूँ। एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल भी चैलेंजेस बहुत से हैं, इंटरनल भी पॉलिटिकल के साथ जुड़े जुड़े जो इकनॉमिक इश्यूज़ भी सारे आपके सामने ही हैं, और फिर हमें जो बॉर्डर से पार जो मसाइल हैं वो भी सारे सामने आपके। आप इस समझते हैं कि एक अभी तो ये इनिशियली सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि कमीशन के ऊपर, कि कोई इस किस्म की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें बेशक प्रेसिडेंट उसको चेयर करें या तमाम सियासी जमातें उसमें बैठें, पार्लिमानी भी और जो पार्लिमान से बाहर हैं वो भी, क्योंकि इसमें भी जो टॉक्स हो रही हैं इसके अंदर कुछ जमातें नहीं हैं शामिल जो पार्लिमान के अंदर हैं लेकिन टॉक्स में शामिल नहीं है, ताकि इन चैलेंज के सामने बैठकर कोई ऐसा लाएमल बनाए जिसको मुल्क से उसको निकाला जा सके सारे क्राइसिस से। देखिए, ये बात बड़ी अच्छी है और बड़ी सच्ची है और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखिए, इसके अंदर जब ये अटैक हुआ था ना हमारे एपीएस के बच्चों के ऊपर, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जो लोग पार्लियामेंट में थे या नहीं थे, पार्टियां इंपॉर्टेंट थी, उसमें अस्करी क़यादत भी थी, रहील शरीफ साहब खुद शामिल हुए। उसमें इमरान खान साहब की भी मिन्नत तरले करके उनको लेके आया गया कि आप आ जाए, और सबका तामन था और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना और आगे चला। आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आपके अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी। आप ये देखें कि एक तो तालिबान और टीटीपी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर, और फिर उनका ये है कि अगर हम इनको टीटीपी को थोड़ा सा दबाएं तो ये आईएसके की तरफ, खुरासान की तरफ ना चले जाएं, और ये वो, और फिर बॉर्डरों पे अटैक और फिर कैजुअल्टीज। इन एडिशन टू दैट विद इन द कंट्री आल्सो, आप देखें कि पाराचनार के अंदर क्या हुआ, यानी हेलीकॉप्टरों के ऊपर सप्लाई हो रही है। व्हाट द हेल, मतलब है अपने मुल्क के अंदर, आपके अंदर रास्ते में कोई रास्ता जहां डर है वहां आप यूज करें फोर्स और उन लोगों को निकालें वहां से, और कन्वाइज जाएं उन लोगों के पास। मेडिसिन खत्म है, फूड खत्म है, तो ये हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स क्या हो रही हैं? द रूट शुड बी ओपन, नो गो एरिया इन पाकिस्तान इज अलाउड। तो ये चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस हैं। ये जॉइंट कमीशन बनाने से और बाकी बातों से हुकूमत चल रही है, इसने चलना है, अपना पूरा टाइम करना है। हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और फिर दूरदराज मुआशी इस्लाहात क्या की जाए। नंबर 3, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारी सफारतकारी के अंदर क्या जेते हों। दुनिया के अंदर भी नक्शे बदल रहे हैं। आपने देखा इजराइल दनाता फिर रहा है,
वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, सीरिया की गुलान की पहाड़ियों से भी आगे चढ़ गया। कौन सा बैनुल अक़वामी कानून है जो उनको ये इजाजत देता है? वेयर इज यूनाइटेड नेशन? उनको क्यों नहीं रोका जा सकता? उसके ऊपर क्यों नहीं ऐसी को फौज की जलगार होती जो यूएन के हो और वो इनको आगे ना करने दे? तो इसलिए दुनिया एक टर्माइल के अंदर है। तो इसमें इनको हमें हमारी पॉलिटिकल अपनी लीडरशिप को जो है कि ये है कि ज़ाती मसाइल से आगे जो है कौमी और इलाकाई चीज़ें भी देखनी चाहिए। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लेफ्टिनेंट अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।